कोशिका द्रव्य हो गया था, लिखा दिए थे उसको। कोशिका द्रव्य हो गया था। अब कोशिका द्रव्य के अंदर में जितनी चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कोशिका द्रव्य के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें लिखिएगा यह दोहरी झिल्ली युक्त छड़नुमा संरचना है जो क्रेब चक्र तथा कोशिकीय श्वसन का केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। यह 38 मोल एटीपी तैयार करता है। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका का मेन कोशिकांग कितना था, तो 3 सेल ऑर्गेनल था ना सेल में। पहला क्या था, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस, ये 3 थे। अब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसको समझना ध्यान से। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसे मान लो यह कोई कोशिका है, सेल है, ठीक है। तो सेल का सबसे बाहरी भाग इसका यह क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर में क्या है, एक जेली लाइक विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और यहाँ सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। तो एक सेल के कितने भाग, 3, ठीक है। अब ये वाला जो साइटोप्लाज्म देख रहे हो, जेली लाइक विस्कस फ्लूइड जो है, इसके अंदर में एक रॉड शेप स्ट्रक्चर इस तरीके का पाया जाता है, एक छड़नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। और ये जो छड़नुमा संरचना है, यह बाहर से कितनी झिल्लियों से घिरी हुई है, तो 2 झिल्लियों से घिरी हुई है। माने बाहर से इसका कितना मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है,
इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आकार आपसे पूछे तो कहेंगे छड़नुमा। कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है, तो 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, तो श्वसन चैप्टर में हम लोगों ने क्रेब साइकिल पढ़ा था, याद है? 2 चीज पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने आपको क्या बताया था कि 2 मोल एटीपी बनता है, और क्रेब साइकिल में कितना बनता है, 36 मोल। ठीक है, तो 36 और 2 मोल दोनों जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है, 38 मोल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि क्रेब साइकिल होता है, और इस क्रेब साइकिल के कारण यह 38 मोल एटीपी तैयार करता है, 38 मोल। एटीपी का मतलब क्या है, सेलुलर फ्यूल। हम लोगों की कोशिका में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की इकाई क्या कहलाता है, एटीपी कहलाता है। सेल के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो ये एटीपी बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई थी, अल्टमैन ने। किसने बताई थी, अल्टमैन ने बताई थी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है, हो गया। अब देखो, सेल में डीएनए कितने जगह पर पाया जाता है, 2 जगह पर। ठीक है, एक डीएनए कहां पर पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, और एक डीएनए कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, इसके बाद लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। इसमें लिखिएगा, यह दोहरी झिल्ली युक्त छड़नुमा संरचना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके 2 प्रकार हैं। पहला, खुरदरा अंतः प्रद्रवी जालिका, इसको शॉर्ट में RER भी कहते हैं। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इसके सिरे पर राइबोसोम चिपके होते हैं, जिससे यह खुरदरा दिखाई देता है, कौमा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। दूसरा लिख लेंगे, चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको शॉर्ट में SER कहते हैं। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, राइबोसोम की अनुपस्थिति, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण
यह चिकना दिखाई देता है। यह लिपिड संश्लेषण करता है। राइबोसोम चिपक जाता है जिससे खुरदरा दिखाई देता है। इसलिए तो राइबोसोम को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। हो गया। क्लास में ही पुराना वाला देख लिया आप लोग पूरा? पता नहीं चल रहा है। एक ही तो कैसे आएगा? क्या? मिशन 50 चैनल पे ही मिल जाएगा। मिशन 50 में जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिर साइंस का खोजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है। नहीं होगा तो 1.5 घंटे से कम का नहीं होगा। ठीक है, करा देंगे। आज से करा दे, कल से? आज से ही? ठीक है, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, प्रयास करते हैं आज बन जाए। ठीक है, तो आज से करा देते हैं। ठीक। एकदम कच्चा पक्का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, ठीक है। तो जैसा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही यह भी दिखाई देता है। ठीक है, कैसा? तो दोहरी झिल्ली युक्त है और छड़नुमा है। इसके कितने प्रकार हो जाएंगे? तो 2 प्रकार। ठीक है, इसके दोनों प्रकार किस आधार पर होंगे? तो राइबोसोम के आधार पर होंगे। ठीक ना? जैसा मान लो इस तरीके का हो गया कोशिका, इसके अंदर का कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक। ठीक ना? अब इसके अंदर में मिलेगा क्या? एक रॉड शेप का आकृति, ये हो गया। अब इसी कोशिकांग के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर आप देखोगे तो इसी के अंदर में इस तरीके का राउंड शेप स्ट्रक्चर ढेर सारा बिखरा हुआ रहता है, जो बाहर से किसी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं है। अब यही जितना सारा ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके एक किनारे पर जाकर के क्या हो गया? यह चिपक गया। तो जिस किनारे पर जाकर के यह चिपक गया, यह साइड आपको कैसा दिखेगा? रफ दिखाई देगा। तो इस साइड को क्या बोलेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरा किनारा जो है यह कैसा है? स्मूथ दिखाई दे रहा है, तो इसे कहेंगे SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? अब ये राइबोसोम जो है यह क्या काम करता है? तो हम लोगों के शरीर के अंदर किसका निर्माण कराता है? प्रोटीन का निर्माण कराता है। तो जिससे जुड़ा हुआ है तो यह भी किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो RER का काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा साइड जो है, जो स्मूथ दिखाई दे रहा है, यह हम लोगों के बॉडी में क्या काम करेगा? लिपिड सिंथेसिस, लिपिड का निर्माण करेगा। तो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के हो जाएंगे, रफ एंड स्मूथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला हेडिंग बना लो राइबोसोम। नेक्स्ट हेडिंग बना लो राइबोसोम।
राइबोसोम डैश दे करके लिखना, इसकी खोज पैलाडे ने की थी। यह गोलाकार झिल्ली रहित संरचना है। यह गोलाकार झिल्ली रहित संरचना है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में लिखना, इसकी खोज डी डुवे ने की थी। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और एसिड हाइड्रोलेज भरा होता है, जो फटने पर अपने ही कोशिका को नष्ट कर देता है। अतः इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। हो गया, चलिए इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम तो अभी आप लोग समझ ही गए कि सेल जो है, इस सेल के अंदर के जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में किस तरीके की आकृति, तो राउंड से, ठीक है, इस तरीके का गोलाकार आकृति है, जो बाहर से किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। झिल्ली रहित संरचना हम लोगों के कोशिका में केवल राइबोसोम है, याद रखिएगा। बाकी इसको छोड़ के जितना भी संरचना है वो या तो एक झिल्ली से घिरा हुआ है या दो झिल्ली से घिरा हुआ है। बिना झिल्ली का संरचना केवल कौन है, राइबोसोम। और इस राइबोसोम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो पैलेडे ने बताया था। और ये राइबोसोम हम लोगों के शरीर में किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये जैसा आपका राइबोसोम है, इसी राइबोसोम के जैसा एक और आकृति है, गोलाकार ही है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा कि यह बाहर से एक झिल्ली द्वारा क्या है, घिरा हुआ है। अब जो झिल्ली से घिर गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइसोसोम। इस लाइसोसोम की खोज की थी किस वैज्ञानिक ने, डी डुवे ने, ठीक है। नाम क्या था इनका, डी डुवे, इन्होंने खोज किया था, ठीक है। और इस लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है, तो इस लाइसोसोम के अंदर में एक पाचक इंजाइम पाया जाता है, एक डाइजेस्टिव इंजाइम इसके अंदर भरा हुआ है। इस डाइजेस्टिव इंजाइम का नाम है एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है। क्या नाम है, एसिड
हाइड्रोलेज। यह कैसा एंजाइम है? तो पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम मतलब इसका पीएच जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? अधिक होता है, यानी यह किसी भी बॉडी को क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है। तो कई बार कोशिका पर अंतः कोशिकीय बल अधिक पड़ने के कारण या यांत्रिक दुर्घटना होने के कारण ये लाइसोसोम क्या हो जाता है? फट जाता है। और जैसे ही ये लाइसोसोम फटा तो इसके अंदर का ये जो है एसिड हाइड्रोलेज ये पूरी कोशिका में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो जब पूरी कोशिका में बिखरेगा तो इसके अंदर में जितनी सारी चीजें पाई जाएंगी, चाहे वो राइबोसोम पाया जाए, चाहे इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाए, चाहे इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए, चाहे इसके अंदर में गोल्जी बॉडी पाया जाए, वो सारा कुछ नष्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। क्योंकि यह अपनी ही कोशिका को नष्ट कर लेता है, इसीलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका की आत्महत्या की थैली। ठीक है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे? लाइसोसोम को कहेंगे। तो इसकी खोज डी डुवे ने की थी। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या एसिड हाइड्रोलेज दोनों एक ही नाम में भरा हुआ रहता है, जो फटने पर अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, हाँ, कोशिका पर चोट लगने के कारण या कोशिका पर वर्कलोड अधिक पड़ने के कारण फट जाता है। ठीक है, तो अपनी ही कोशिका को ये क्या करेगा? नष्ट कर लेगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कोशिका की आत्मघाती थैली कहेंगे। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद लिखिएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड इसको हिंदी में कहते हैं लवक। डैश देकर के लिखिएगा। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसमें डीएनए उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके निम्न प्रकार हैं। पहला, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन होते हैं, जो लाल, पीला या नारंगी रंग के हो सकते हैं। इसका एक और पॉइंट लिखिएगा, ये फूल तथा फलों में पाए जाते हैं। दूसरा लिखिएगा इसमें, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, आलू, कौमा, वृक्ष के जड़ इत्यादि। हो गया, दो हो गया। तीसरा लिखिएगा हरित लवक। तीसरा लिखेंगे,
हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, ये हरे रंग के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल भरा होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। हो गया? ठीक है, अब इसको देख लीजिए फटाफट। देखो प्लास्टिड जो है ये केवल आपको किस में मिलेगा? प्लांट सेल में। ठीक है, केवल ये मिलेगा किस में? प्लांट सेल में, पादपों में मिलता है। और अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि पौधों में डीएनए कितना जगह मिलेगा, तो 3 जगह पर। जंतु में डीएनए 2 जगह पर, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और न्यूक्लियस में। और पौधा में अगर डीएनए की बात की जाए तो 3 जगह पर, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और डीएनए इसमें न्यूक्लियस में, 3 जगह पर। पौधा में 3 जगह पर, जंतुओं में 2 जगह पर। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें डीएनए उपस्थित होता है। इसके प्रकार 3 हैं। पहला प्रकार इसका कौन सा है? वर्णी लवक। तो वर्ण मतलब क्या होता है? कलर। तो पहला वर्णी लवक यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्रोमोप्लास्ट। क्या लिखा हुआ है? क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। तो ये वर्णी लवक 2 जगहों पर आपको मिलेगा। किसमें किसमें मिलेगा? फूल में मिलेगा और फल में। तो फूल और फल का जो रंग होता है वो वर्णी लवक के कारण ही होता है। जैसे एक वर्णी लवक का नाम है जैंथोफिल, नाम सुने हैं? एक वर्णी लवक है, क्या नाम है इसका? जैंथोफिल। ये जैंथोफिल कहां पर मिलता है? तो अड़हुल के फूल में। अड़हुल का फूल देखे है ना? ठीक है, तो अड़हुल के फूल का जो लाल रंग होता है वो लाल रंग किस कारण से होता है? जैंथोफिल के कारण से होता है। तो पूछा जाए आपसे कि जैंथोफिल क्या है, तो क्या कहेंगे? जैंथोफिल किसमें आ जाएगा? वर्णी लवक में आ जाएगा। या फिर पूछा जाए आपसे कि एक वर्णी लवक है लाइकोपीन, इस लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाइकोपीन भी आपका किस में आ जाएगा? वर्णी लवक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सब में जैंथोफिल। ठीक है, टमाटर में क्या हो जाएगा आपका? लाइकोपीन। एक हो जाता है आपका कैप्सेसिन। तो कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है और उसका रंग हरा होता है। तो कैप्सेसिन भी किस में आ जाएगा? आपका वर्णी लवक में ही आ जाएगा। ठीक है, तो वर्णी लवक से क्या डिसाइड होगा? कलर डिसाइड होता है फूल का और फलों का। तो फूल और फलों में आपका वर्णी लवक होता है। हाँ, बैगन में भी अलग पिगमेंट है सब, लेकिन क्रोमोप्लास्ट ही है। तो जनरली सामान्य रूप में इसका 3 रंग हो सकता है, लाल, पीला और नारंगी। और भी रंग हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर इन्हीं 3 रंगों में ये पाए जाते हैं। तो फूल और फलों में यह पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक का मतलब क्या है? जिसका कोई वर्ण नहीं है, माने जो कलरलेस है। ठीक है, उदासीन है, रंग उसका नहीं होगा, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। और प्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्टिड, माने ये रंगहीन लवक होते हैं। तो ये रंगहीन होते हैं और इनका काम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। तो आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आलू का कार्बोहाइड्रेट कहां पर स्टोर रहता है? उसके ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर रहता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो आलू का कार्बोहाइड्रेट कहां पर जमा रहता है? उसके अवर्णी लवक में। या फिर पेड़ का जो जड़ है, तो सारे पेड़ के जड़ कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं और सबके जड़ में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा? अवर्णी लवक का उदाहरण हो जाएगा। समझ गए? और लास्ट क्या है इसमें? हरित लवक। तो हरित लवक के कारण वृक्षों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये रंगीन नहीं होते, ये हरे रंग के केवल होते हैं, जो मदद किसमें करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, तो पत्ता में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। और हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पाता है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण ही ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो पाते हैं। आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट, इसके बाद लिखिएगा गोल्जी बॉडी, हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय।
गोल्जी काय, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसमें डैश दे करके लिखिएगा ये कोशिका में, ये कोशिका में उपापचयी पदार्थों के, ये कोशिका में उपापचयी पदार्थों के वितरण में मदद करते हैं, वितरण में मदद करते हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन्हें कोशिका का, इन्हें कोशिका का यातायात नियंत्रक, इन्हें कोशिका का यातायात नियंत्रक कहा जाता है, यातायात नियंत्रक कहा जाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर में ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हेडिंग बनाइएगा केंद्रक, न्यूक्लियस। अगला हेडिंग बनाएंगे केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक में डैश देकर के लिखिएगा, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा भाई क्यों छोड़े, इसके बाद लिखा देते हैं, केंद्रक के बाद याद दिलाइएगा। केंद्रक में डैश देकर के लिखिएगा, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हाँ ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हिंदी में सर लिखिए, हिंदी में ही तो लिख रहे हैं भाई, इंग्लिश कहां लिख रहे हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह गोलाकार, यह गोलाकार कौमा दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जो जंतु कोशिका के मध्य में, जो जंतु कोशिका के मध्य में तथा पादप कोशिका में किनारे, पादप कोशिका में किनारे होता है, पादप कोशिका में किनारे होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए को संग्रहित रखता है, डीएनए तथा आरएनए को संग्रहित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डीएनए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डीएनए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट बंद। द्विकुंडलित, द्विकुंडलित संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है जिसके बारे में, जिसके बारे में विल्किंसन, WILKINSON, विल्किंसन, विल्किंसन कॉमा वाटसन, WATSON,
WATSON वाटसन तथा क्रिक CRICK क्रिक ने बताया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, डीएनए की क्रियात्मक इकाई, डीएनए की क्रियात्मक इकाई, डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। जीन, GENE, जीन, GENE, जीन कहलाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन HISTONE, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन तथा डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज शर्करा, हाँ शर्करा माने चीनी, शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इंग्लिश में ही लिखेंगे इसे, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। लाइफ, लाइफ जीवन, लाइफ कहा जाता है। हो गया। इसके बाद लिखिएगा, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार, 4 नाइट्रोजनी क्षार, छाल नहीं क्षार, बेस, क्षार पाए जाते हैं। 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। क्षार समझते हो ना, बेस क्या होता है? बेस, हाँ क्षार किसको कहते हैं? 7000, 7 से कम होता है, ज्यादा होता है? पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा होगा कम होगा? पीएच स्केल पर 7 से अधिक होगा कम होगा? ज्यादा होगा। और टेस्ट में कैसा होगा? खट्टा है, एकदम केमिस्ट्री गोल है। अम्ल खट्टा होता है और टेस्ट में बेस कैसा होता है? कड़वा। बेस कैसा होगा? क्षार कड़वा होगा। छूने पर कैसा दिखेगा? खट्टा दिखेगा। गए छूने पर खट्टा, छूने पर सोपी टूटा साबुन जैसा दिखाई दे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्षार है। साबुन भी क्या है? अच्छा, क्षार में जब हल्दी रहेगा तो रंग कैसा हो जाएगा? है? लाल हो जाएगा। क्षार को नीला लिटमस पर रखेंगे तो, लाल लिटमस पर रखेंगे तो लाल ही, कोई चेंज नहीं होगा, मैंने कुछ कर देगा। जादूगर है, शक्तिमान है क्या क्षार? पूछा था ना। चलिए, 4 क्या लिखे? नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। पहला लिखिएगा एडिनिन, दूसरा लिखिएगा गुआनिन, तीसरा लिखिएगा साइटोसिन, चौथा लिखिएगा चौथा लिखिएगा थाइमिन। AGCT, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन।
हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आरएनए एक कुंडलित संरचना है। आरएनए एक कुंडलित संरचना है जो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन HISTONE जो हिस्टोन प्रोटीन तथा राइबोज RIBOSE हिस्टोन प्रोटीन तथा राइबोज शर्करा की बनी होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह विषाणु माने वायरस, ठीक है, यह विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है। विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। 3 यही लिख लीजिए, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। और चौथा क्या लिख लेंगे? चौथा लिख लीजिएगा यूरासिल। चौथा एक चेंज हो जाता है, यूरासिल, AgCU। हो गया। अब इसको समझ लो फटाफट। देखो डीएनए जो दिखाई देगा ना, वो इस तरीके का दिखेगा। 2 धागा होगा, दोनों धागा आपस में इस तरीके से लपटा हुआ होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। डीएनए का मॉडल कैसा होता है? डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंडेड मॉडल भी इसको कहते हैं। इसी मॉडल के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने बताया था। किन 3 वैज्ञानिकों ने? विल्किंसन, वाटसन और क्रिक, ठीक है। या फिर कई जगह पर विल्किंसन का नाम नहीं आएगा, केवल किनका नाम आता है? वाटसन और क्रिक का नाम आएगा। विल्किंसन का बहुत कम आता है। इस काम के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी उस टाइम में मिला था। तो डीएनए कैसा हो जाएगा? द्विकुंडलित संरचना, यानी डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड मॉडल है डीएनए। दिखाई इसी तरीके का देता है, ठीक है। ये डीएनए हम लोगों के बॉडी का क्या है? तो डीएनए हम लोगों के बॉडी का है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम लोगों के शरीर की कोई भी सूचनाएं स्थानांतरित होगी तो कौन स्थानांतरित उसे करेगा? डीएनए करेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो इसका बहुत सारा रोल मिलेगा। एक से दूसरी पीढ़ी में कोई भी, जैसे घर में बच्चा जन्म लिया तो उसका कान चला गया दादाजी पर, नाक चला गया बाबूजी पर, चेहरा चला गया माँ के ऊपर, इतना सारा चेंज उसके बॉडी में जो दिखाई देता है, तो कौन उन सूचनाओं को लेके जाता है? तो डीएनए जाता है। समझ में आया? तो इस डीएनए पर क्या होता है? ढेर सारी अनुवांशिक सूचनाएं जुड़ी हुई होती हैं और यही एक से दूसरी पीढ़ी में जाता है। 2 चीज याद हो गया। डीएनए कैसा होगा? द्विकुंडलित। डीएनए के बारे में द्विकुंडलित संरचना किसने बताया? विल्किंसन, वाटसन और क्रिक। डीएनए हम लोगों का क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। अब डीएनए का हर एक फंक्शनल यूनिट, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल यूनिट कहेंगे। तो डीएनए का यह क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? जीन। और यही जीन एक से दूसरी पीढ़ी में जाएगा और इस जीन के ऊपर क्या बैठा रहता है? तो ये जो जीन है, इस जीन के ऊपर कैरेक्टर बैठे रहते हैं। कैरेक्टर का मतलब क्या? जैसे आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बाल का आकृति, ये सब इस जीन पर बैठा रहता है और इन कैरेक्टर को बायोलॉजिकल टर्म में एलील कहा जाता है। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो यही एलील जो होते हैं वो एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं।
आई बात समझ में? अब पता करना हो कि आज से 3-4 जनरेशन पहले हम लोगों के जो पूर्वज थे वो किस बिहेवियर के थे, क्या उनका बिहेव था, तो किससे पता किया जा सकता है? हम लोगों के डीएनए से पता किया जा सकता है। तो डीएनए में कई पीढ़ी की अनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, इसीलिए डीएनए को एक और नाम से जाना जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है, क्योंकि कई पीढ़ी की अनुवांशिक सूचनाएं इसके अंदर में संग्रहित होती हैं। अब डीएनए का यह जो दोनों धागा देख रहे हो ना आप, इस धागे को कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर। ये जो धागा देख रहे हो, इस धागा को क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन फाइबर। हिंदी में कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। समझ गए? और यही जो धागा है, यह धागा जिस प्रोटीन का बना है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन। ठीक है? तो अगर पूछे कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो प्रोटीन का नाम क्या बोलोगे? हिस्टोन। लेकिन अगर पूछे कि इस डीएनए में शुगर क्या पाया जाएगा, तो शुगर अगर पूछे तो क्या कहोगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर। दोनों प्रश्न आता है कि डीएनए में शुगर कौन सा, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। और डीएनए में प्रोटीन कौन सा, तो हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का जो दोनों धागा है उसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। हाँ, क्रोमेटिन फाइबर इसको कहा जाएगा। आई बात समझ में? ये डीएनए हो गया। तो डीएनए किनका किनका अनुवांशिक पदार्थ है? पौधों का और जंतुओं का। हम लोगों का और पौधों का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। जबकि इसका ठीक उल्टा, एक धागा जैसी संरचना अगर इस तरीके की आपको दिखाई देगी, इसको क्या कहेंगे? आरएनए कहेंगे। ठीक है? और इसमें डीएनए में एक और चीज है कि डीएनए के ये जो दोनों धागे जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्लियर ना? आरएनए में क्या है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है? आरएनए में भी कौन सा प्रोटीन है? तो प्रोटीन का नाम पूछे तो क्या कहोगे? हिस्टोन। और शुगर का नाम पूछे तो शुगर बदल जाएगा, उसमें डीऑक्सीराइबोज, और इसमें केवल राइबोज शुगर मिलेगा। ओके? ठीक है? और ये आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा? वायरस का, विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा। बस इतना ही। समझ गए? ये सारा कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स मिल गया ना कल का साइंस का? उसमें साइंस मिल गया है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो बस साइंस में उतना बहुत है, उसके बाहर नहीं जाना है, उतना सफिशियंट होगा। 6 to 8 के लिए हो जाएगा। 9-10 के लिए साइंस, उनको 11-12 का पूरा पढ़ना पड़ेगा। 9-10 में तो सब्जेक्ट हो जाएगा ना, पूरा साइंस नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग हो जाएगा उसमें। जीके जीएस 40 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना होगा। 9-10 में सब्जेक्ट क्या? साइंस सब्जेक्ट के लिए। हाँ हाँ, तो उसमें 40 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा। तो नोट्स कितना मोटा है? पतला तो है। कितना मोटा? बहुत कम। वैसे देखने पर भी इतना कहाँ दिख जा रहा है आपको? हाँ। अभी कर देते हैं। ठीक, लाए हैं? हाँ, कल ले आइएगा उसको टिकट। हाँ, उतना ही फोकस 3-4-5 बार पढ़ जाइए, कम रहेगा तो ज्यादा बार पढ़ पाएंगे। और उसमें से क्वेश्चन छूटा तब क्या होगा? हाँ, उसमें से प्रश्न नहीं छूटे। क्या काम कर रहा? मेरी नौकरी काम भर था। हाँ?
ना ना जरूरी है। क्यों? नहीं, अब प्राइवेट स्कूल में भी बीएड कंपलसरी कर दिया, बिना बीएड वाले को प्राइवेट वाले लोग भी नहीं रखते। तब कितना घंटा काम है? 5 घंटे। स्कूल में यही नहीं जॉब रहता है ना, 5 घंटा का। 5 घंटा के बाद समझ रहे, 20 को बच्चा को ट्यूशन भी अगर पढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप हिंदी पढ़ाओ ना, इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? आप हिंदी पढ़ाओ, हिंदी तो हिंदी में ही होगा। संस्कृत पढ़ाई है, वो भी हिंदी में होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसमें इतना ही था सेल में, ठीक है। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे टिश्यू, उत्तक। उत्तक हेडिंग बना लीजिए। टिश्यू, टिश्यू किसे कहा जाता है? इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, एक जैसी संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक जैसी संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है। उत्तक क्या होगा? केवल ये कहना है कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, ठीक है। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, ये पूरा सही परिभाषा नहीं है। उत्तक कब बनेगा? तो वैसी कोशिकाओं के समूह से बनेगा जिनका आकार और जिनका कार्य दोनों क्या होगा? एक जैसा होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कोशिका है वो गोलाकार है, कोई कोशिका जो है वो छड़नुमा है, रॉड शेप है, कोई कोशिका है जो कॉमा शेप है। इनका ग्रुप कभी नहीं मिल सकता है। रॉड शेप वाली कोशिका के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा? रॉड शेप ही जुड़ेगा। राउंड शेप के साथ कौन जुड़ेगा? राउंड शेप ही। कॉमा के साथ कॉमा शेप ही जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ढेर सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगी और उनका आकार और कार्य यदि एक जैसा होगा तो उनका जो ग्रुपिंग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे, ठीक है। चाहे वो स्पाइरिलम शेप हो, चाहे वो विब्रियो शेप हो, चाहे वो कोकाई हो। कोकाई से क्वेश्चन इस बार था आपके एग्जाम में, 1 to 5 वाले में क्वेश्चन पूछा था कि कोई कोशिका अगर कॉमा आकार की है तो उसे क्या कहते हैं? तो विब्रियो कहते हैं, ठीक है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब डीजी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या? अच्छा वो वैक्यूल्स का, वैक्यूल्स में केवल एक लाइन वहीं पर लिख लीजिए, जहां वैक्यूल्स लिखे हैं ना वहीं लिख लीजिए। तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। रसधानी जो कल वैक्यूल्स लिखवाए थे ना, कोशिका द्रव्य में वैक्यूल्स लिखवाया था हमने, वो आज छूट गया था लिखवाते में। वैक्यूल्स मिला? कल के क्लास में कोशिका का हमने 3 प्रकार लिखाया था। 3 प्रकार में एक नीचे साइटोप्लाज्म में वैक्यूल लिखवाया था, वैक्यूल ग्राफ में जो लिखाए थे उसी में वैक्यूल में लिख लीजिए केवल, सबसे लास्ट होगा वैक्यूल। नहीं मिला? अरे उधर कहां देख रहे हैं, इधर चलिए। और एक पे जाइए, वहां देखिए सबसे नीचे वैक्यूल दिखा कहीं? रसधानी या वैक्यूल लिखा होगा। वैक्यूल्स देखिए सबसे नीचे, उसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। हो गया? चलिए आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, एक हो जाएगा पादप उत्तक
दूसरा हो जाएगा जंतु उत्तक। पादप उत्तक के दो प्रकार हो जाएंगे। विभोजोत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। विभोजोत्तक का प्रकार हो जाएगा अग्र विभोजोत्तक, मध्य विभोजोत्तक और तीसरा पश्च विभोजोत्तक। अस्थाई के दो हो जाएगा, सरल, अस्थाई और दूसरा जटिल अस्थाई। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलरेनकाइमा। जटिल के दो, जाइलम और फ्लोएम। हो गया।
चलो हो गया। तो टिश्यू का कितना टाइप हो गया? दो। एक क्या हो जाएगा? प्लांट टिश्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा? एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू का कितना टाइप होगा? दो टाइप। पहला इसमें क्या हो जाएगा? विभोज्योतक, और दूसरा अस्थायी उत्तक। इंग्लिश वाला जो कोई नहीं ना इसमें, तब ठीक है। विभोज्योतक को ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसका कितना टाइप हो जाएगा? तीन, अग्र, मध्य और पश्च। इन सब के बारे में लिखवाना पड़ेगा कि ऊपर ऊपर समझा दें? समझा देते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, इसमें देखिए विभोज्योतक में क्या है? तीन है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र विभोज्योतक जो है यह पौधा में क्या काम करता है? तो लंबाई बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, मध्य विभोज्योतक जो है यह क्या काम करता है? तो यह पौधों में मुख्य रूप से यांत्रिक सहायता देता है। अभी फिगर से भी समझा देंगे। यह पौधों में यांत्रिक सहायता देता है। और पश्च विभोज्योतक जो है यह पौधा में चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है तो वो देखेंगे। देखो, मान लो इस तरीके का कोई पेड़ है, ट्री है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ना ऊपर वाला, यह क्या कहलाएगा? अग्र विभोज्योतक। ठीक ना। बीच का यह जो पार्ट है ये वाला, ये इसका हो जाएगा क्या? मध्य, मध्य विभोज्योतक हो जाएगा। और यह जो भाग हो गया दोनों साइड का, ठीक है, पेड़ का, यह क्या कहलाएगा? इसका पश्च विभोज्योतक हो जाएगा। अब जैसे मान लो कोई लीफ है, पत्ता है, ठीक है, तो पत्ता में देखते ऊपर इस तरीके का एक निकला रहता है। ये पौधा में क्या काम करता है? लंबाई बढ़ाने का काम करता है। आपको याद होगा हमने एक हार्मोन का जिक्र किया था। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। ये क्या काम कर रहा था? पौधों में लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो अग्र विभोज्योतक किसके लिए? लंबाई के लिए। मध्य विभोज्योतक जो ये वाला है, तो इसी पत्ता में आप देखिएगा बीच में किस तरीके की संरचना रहती है। तो ये वाला जो भाग है यह क्या हो जाएगा? मध्य विभोज्योतक। ये लीफ को क्या करता है? तो बेसल सपोर्ट देता है, यांत्रिक सहायता देने का काम यह पत्ते को करता है। ठीक है, और पश्च विभोज्योतक क्या काम करेगा? पौधा में चौड़ाई को बढ़ाएगा। ठीक है, विड्थ को प्लांट में इंप्रूव करेगा। याद रहेगा? चलिए, तो तीनों याद हो गया। अग्र क्या काम करेगा? लंबाई। मध्य क्या काम करेगा? यांत्रिक सहायता। और पश्च क्या काम करेगा? चौड़ाई बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अस्थायी उत्तक। एक और चीज ध्यान रखोगे, विभोज्योतक जो होता है ना, केवल यही सेल डिवीजन कर सकता है। कोशिका विभाजन करने की क्षमता जो होती है वो केवल किस, इसको कल लिखा देंगे, आज समझ लो। केवल कोशिका विभाजन करने की क्षमता केवल किस में होती है? विभोज्योतक में। और यही विभोज्योतक जब कोशिका विभाजन कर लेता है तो किस में बदल जाता है? अस्थायी उत्तक में। और जैसे ही यह अस्थायी उत्तक में बदल जाएगा, इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? कोशिका विभाजन की क्षमता केवल किस में? विभोज्योतक में। और कोशिका विभाजन करने के बाद किस में बदलेगा? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा। अस्थायी उत्तक कितने तरह के? दो तरह के, सरल और जटिल। तो सरल के कितने टाइप? तीन, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो होता है यह किसमें पाया जाता है? पत्ता में। ठीक है, इस पैरेनकाइमा को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा और एरेनकाइमा, इसके दो नाम हैं। एरेनकाइमा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो कोशिका लगे हुए हैं वो सब कोशिका कैसे दिखते हैं आपको? तो गोलाकार दिखेंगे। और गोलाकार दिखने के कारण इनके सबके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, इसलिए ये मुलायम होते हैं। प्लांट का केवल मुलायम सॉफ्ट जो भाग होता है वो कौन होता है? पत्ता। पत्ता छोड़ के बाकी सब हार्ड है। क्यों पत्ता सॉफ्ट है? क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यू सेल लगा हुआ है वो गोलाकार है, और गोलाकार सेल के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान है, इस कारण से ये मुलायम है। अब मान लो कोई कोशिका इस तरीके की है, रॉड शेप है, तो इसमें अंतर कोशिकीय स्थान आपको दिख रहा है क्या? नहीं है। तो ये कोशिका कैसा होगा? हार्ड होगा कि नहीं होगा? समझ गए? तो पैरेनकाइमा सॉफ्ट दिखाई देता है क्योंकि यह पत्ता में है, और पत्ता में यह क्या काम करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा। कोलेनकाइमा आपका कहां पाया जाता है? तना में। कहां पाया जाता है? तना में। और इसका काम क्या है? यह तना को मुलायम बनाता है। क्या करता है? मुलायम, सॉरी मुलायम नहीं, लचीला। तना को क्या करेगा? लचीला बनाएगा, फ्लेक्सिबल नेचर का, लचीला। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके अंदर में एक प्रोटीन होता है, कल लिखा देंगे, प्रोटीन का नाम है पेक्टिन। क्या नाम है? पेक्टिन।
तो पेड़ पौधे जो लचीला होते हैं ना, हवा बहते हैं तो झुक करके फिर सीधा हो जाता है, टूटता नहीं है। तो किस कारण से वो नहीं टूटता है? कोलेनकाइमा कारण। और एस्केलेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो मृत होता है। और प्लांट का सबसे कठोर भाग कौन होता है? एस्केलेरेनकाइमा। एस्केलेरेनकाइमा पाया कहां पर जाता है? तो नारियल के छिलका में। अखरोट का छिलका किसका बना रहता है? एस्केलेरेनकाइमा का। नारियल का छिलका एस्केलेरेनकाइमा का। बीज का बाहरी आवरण एस्केलेरेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। हाँ, नारियल का जो छिलका वगैरह है, अखरोट का छिलका, वो सब क्या होता है? एस्केलेरेनकाइमा होता है, समझ गए। और ये कैसा होता है? मृत होता है, हार्ड रहता है। जटिल अस्थायी ऊतक में दो है, जाइलम और फ्लोएम। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ाए हैं आप लोगों को। जाइलम किसका संवहन करता है पौधे में? जल का, पानी का करता है। एक दिशा में करता है, केवल नीचे से ऊपर की ओर। और जाइलम भी कैसा होता है? मृत। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का। कैसा करता है? तो द्विदिशीय। द्विदिशीय माने दो दिशाओं में करता है, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। अब आ जाओ इसमें जंतु ऊतक में। तो जंतु ऊतक में पहला ऊतक कौन सा है? उपकला। उपकला कहां पाया जाएगा? तो किसी भी जीव के शरीर के बाहर। जैसे मान लो यह आपकी त्वचा है, स्किन है, ठीक है। तो स्किन के ऊपर में एक लेयर है, यह लेयर किस चीज का होता है? उपकला ऊतक का होता है। यानी शरीर का कोई भी अंग है, जैसे मान लो आपका स्टमक है, तो स्टमक के भी ऊपर में कौन सा ऊतक होगा? उपकला ऊतक होगा। उपकला ऊतक शरीर के त्वचा और अंगों के बाहरी संरचना में पाया जाता है। यह बाहर के चोटों से शरीर की रक्षा करता है। दूसरा कौन सा है? तो संयोजी। तो संयोजी नाम से ही पता चल जा रहा है। संयोजी मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या काम करता है? कोशिकाओं को कनेक्ट करता है और अंगों के निर्माण में मदद करता है। जिसमें संयोजी में पहला क्या लिखा हुआ है? एरियोलर। जैसे उपकला ऊपर है, वैसे ही एरियोलर कहां पाया जाता है? नीचे, ठीक है, समझ में आया। एडिपोज किसका संचय करता है? फैट का। ये कल लिखाएंगे आप लोगों को। वसा का संचय कौन करता है? एडिपोज। ये पाया कहां पर जाता है? एडिपोज किडनी में। और कहां पर? आंख में। किडनी और आंख में पाया जाता है, ठीक है। बाहर का कोई भी चोट किडनी में लगे तो असर नहीं करे। या फिर आंख का जो सफेद वाला भाग है, जिसको स्केलेरा कहते हैं, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। हड्डी जान ही रहे हो, हड्डी, बोन। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है हड्डी में? ऑसिन। ऑसिन प्रोटीन कहां होता है? हड्डी में, जिससे हड्डियां हार्ड होती हैं, मुड़ती नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। दूसरा आपका क्या है बोन के बाद? कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। इसके अंदर भी एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कॉन्ड्रीन। तो उपास्थि कैसा होता है? मुलायम की हार्ड होता है? मुलायम होता है। जैसे कान कैसा है? मुलायम। ये बोन का नहीं बना है, कार्टिलेज का बना है। नाक किसका बना है? कार्टिलेज का, इसलिए यह मुलायम है, समझ गए। टेंडन समझ जान ही रहे हो। मसल्स से किसको कनेक्ट करेगा? बोन को। बोन और मसल को कनेक्ट कौन करता है? टेंडन। बोन और बोन को कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट। और मसल्स को कनेक्ट कौन करता है? सेलेक्सर। बस इतना ही लिख लेना है। फेस स्किन है, मुलायम हड्डी। मुर्गा का जो आप चबा के खा जाते हैं, घोट जाते हैं, वो कार्टिलेज है। तब बहुत बढ़िया है, नहीं खाना चाहिए। चलिए, हो गया। चलिए फिर इसके आगे अगले क्लास में। आज इतना ही।